Bismillahirrahmanirrahim. It is Chaucer's prologue to Canterbury Tales, and it is Monk's character, line number 165. इससे पहले कि मैं मंक का कैरेक्टर शुरू कर दूं, मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं मंक के कैरेक्टर के बारे में। जस्ट लाइक पिरोरस, मंक जो है वो एक मेल मेंबर है चर्च का। एंड व्हेन वी से जस्ट लाइक पिरोरस, तो इट मींस कि जिस तरह से नन्स और उनकी सीनियर पिरोरसिस जो हैं वो शादी नहीं करती, इसी तरह से ईसाइयत के अंदर मंक वो शख्सियत है जो मर्द है मगर वो शादी नहीं करता। उर्दू में हमने इसके बारे में पढ़ा होगा, जिसे कि राहब बोला जाता है। पिरोरस एक राहबा है, नन एक राहबा है। दोनों जो हैं वो फीमेल हैं, मंक जो है वो मेल है। अब मंक्स जो हैं ये भी शादियां नहीं करते और अपनी सारी जिंदगी जो है फॉर द टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ दियर रिलीजन डिवोट कर देते हैं। जब सारी जिंदगी उन्होंने मजहब की तबलीग और अशात के लिए वक्फ कर दी, तो इसका जर्नल मैसेज जो आता है वो ये कि दे हैव नाउ नथिंग टू डू विद ऑल वर्ल्डली प्लेयर्स एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ। तो शॉर्टली तो यही एक इंट्रोडक्शन है। दुनिया की हर चीज से अपने आप को काट लेना, दूर कर लेना और अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दीन की तबलीग और अशात के लिए वक्फ कर देना। मजीद अगर इसमें कोई एडिशन किया जा सके तो वो ये कि जस्ट लाइक नन्स, मंक भी जो है वो अपना घर बार छोड़ देते हैं और एक हॉस्टल के अंदर आके कलेक्टिवली ऑल टुगेदर रहना शुरू कर देते हैं, एंड दैट हॉस्टल इज कॉल्ड मोनास्ट्री। और मंक्स के लिए इस बात को जो है वो लाजिम समझा जाता है कि ये खुद भी दीन का इल्म हासिल करें और फिर दूसरों को उसका दर्स दें। मुताला करना और दूसरों को उसकी तबलीग करना, ये उनका इब्तदाई और बड़ा अहम फ़र्ज है। मजीद उनके लिए ये भी लाजिम है कि वो मोनास्ट्री से बाहर कभी भी मत जाएं। मोनास्ट्री को कभी भी उन्होंने नहीं छोड़ना, मोनास्ट्री की लिमिट्स के अंदर ही रहना है। ये चीज़ें जो हैं उनके लिए इंडिस्पेंसिबल हैं, लाजिम हैं। इस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को लेके तो हम चौसर के इस मंक को पढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि ये साहब जो हैं ये अपने किरदार में किस तरह के हैं। Among there was a fear for the mastery, an outrider that loved venery, a manly man to be an abbot, able full many a dainty horse had he in stable. And when he rode, men might his bridle hear jingling in a whistling wind, all clear, and eke as loud as doth the chapel bell. Thereas this lord was keeper of the cell, the rule of Saint Murray or of Saint Bennet, because it was old and sandal straight. अमंग देयर वॉज, चौसर कहता है कि उस ग्रुप में एक मंक भी था। ए फेयर फॉर द मास्टरी, फेयर मीन बड़ा मुनासिब था। मास्टरी का मतलब है एक साहूकार बनने के लिए, बहुत ही मुनासिब था, फेयर था कि उसे मास्टर कहा जाए, आका कहा जाए, साहूकार कहा जाए, लैंडलॉर्ड कहा जाए। अब आप जो है उस इंट्रोडक्शन के पस मंजर में जो अभी ब्रीफली मैंने दिया, इसको स्टडी करना शुरू कर दें। जनाब के बारे में जो आइडियली तस्वुर है वो तो ये कहता है कि he should be very much simple when he has just left each and every pleasure and luxury of life. So now in his look he should be very much simple, but in the very sentence Chaucer tells us that he was just like a master, he was just like a landlord. So you can yourself create a picture in your imagination what sort of a man he was in his appearance. He was just like a landlord with rich clothes, especially an outrider. सेकंड क्वालिटी उसकी ये बता दी है, सिर्फ राइडर नहीं था। राइडर का मतलब ये है कि घुड़सवार, लेकिन चौसर कहता है कि वो सिर्फ आउट राइडर नहीं था, ही वाज सॉरी, चौसर ये नहीं कहता ही वाज अ राइडर, बल्कि कहता आउट राइडर। आउट का एडिशन जो है वो ये बताता है कि वो मोनास्ट्री को छोड़ के बाहर भी कहीं निकल जाया करता था। बिल फर्ज महाल शायद कभी किसी मंक को मोनास्ट्री से बाहर जाना पड़ ही जाता हो, तो उसके लिए कोई घोड़े का बंदोबस्त ठीक है, मुनासिब है कि घोड़ा भी रखा जाए। लेकिन यहाँ पर तो ये है कि आउट राइडर,
आगे भी जरा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। दैट लव्ड वेनरी, वेनरी मीन हंटिंग। ये चौसर के यहाँ खास लफ्ज है वेनरी। घोड़े थे उसके पास, उसने घोड़ा पाल रखा था, और वो एक घुड़सवार भी था। मोनास्ट्री से बाहर जाने का भी उसके बारे में बताया गया। और सिर्फ यही नहीं है कि मोनास्ट्री से बाहर जाता था, बल्कि वो तो हंटर था। इसका मतलब है मोनास्ट्री से बाहर अक्सर उसका जाना किस गरज से था? शिकार की गरज से था। और सिर्फ यही नहीं है कि चौसर ने ये कहा हो कि वो शिकारी था, बल्कि ये कहा कि वो शिकार करने से प्यार करता था। ये उसका पैशन था। अब आप खुद अंदाजा कर लें, एक तो वो मास्टर था, फिर लव्ड वेनरी। अगर कोई बुरा महसूस ना करे तो मैं इसको अगर यूं पेश कर दूं कि वो एक मौलवी साहब थे और शिकारी थे। अब कोई ये कहे कि शिकारी मौलवी, तो बुरा लगेगा फिर। तो हरकतें ना ऐसी करें कि लोग आपको शिकारी कहें। मैं कंपैरेटिवली इसलिए कह रहा हूं कि किसी दूसरे के बारे में पढ़े ना, दूसरे के बारे में मुराद यानी कि किसी और दीन के किसी फर्द के बारे में यूं पढ़ें तो शायद हमें उस कदर जो है कसक, जलन वो महसूस नहीं होती, जिस कदर हम अपने किसी करेक्टर के बारे में यूं ट्रांसलेट करके पढ़ें तो फिर समझ आती है कि ये शख्सियत किस किस्म की है। तो माफी चाहूंगा इस तरह की मुमासलत के लिए, लेकिन बअमर मजबूरी मुझे देना पड़ गई। और जैसे ही मैंने ये मुमासलत दी तो मैं आपके चेहरों को नोट कर रहा था कि किस तरह से एक मुस्कुराहट आपके चेहरों पे आ गई। वगरना जो है मंक के बारे में पढ़ते रहे सुबह से शाम तक कि वो शिकारी था, शिकारी था, तो जो मजा दूसरी तरह पढ़ने और समझने में आया वो शायद इस तरह से ना आता। तो चौसर का यही ह्यूमर है। चौसर किसी को ये नहीं कहेगा कि वो ये था या वो था या फला था। बस वो आपके सामने जो है एक पिक्चर लेके आता चला जाएगा, और वो पिक्चर जिस तरह से वो पेश करता है उसे ही हम सजेस्टिवनेस कहते हैं। कि जो वो हमें दिखा रहा होता है डायरेक्टली कह नहीं रहा होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब कुछ बता रहा होता है जो वो कहना चाह रहा होता है। अब जो वो कहना चाह रहा था वो क्या था? कि ही वॉज ए रिलीजियस फिगर, एंड इवन देन ही वॉज ए रिलीजियस फिगर, ही वॉज ए हंटर। और चौसर इसी पे बस नहीं कर रहा, कहता फुल मैनी डेंटी हॉर्स हैड ही इन हिज स्टेबल। फुल मैनी, मैनी तो था ही, लेकिन चौसर ने यहाँ पे भी फुल लगा दिया। डेंटी नफीस को कहते हैं, चाको चौबंद चुस्त तंदुरुस्त को कहते हैं। हॉर्स, बड़े ही चाको चौबंद घोड़े जो थे ना, हैड ही, वो रखता था इन स्टेबल, अस्तबल में। ओहो, एक लाइन छोड़ गए। 167, ए मैनली मैन लव्ड वेनरी के बाद क्या है? ए मैनली मैन, मैनली मैन बड़ा धान प्रधान शख्सियत का मालिक था। वही जो हम कहेंगे कि यारों का यार था, मैनली मैन था। तो बीन एंड एबट एबल, बीन मीन इस काबिल था, बीन होना, बनना। एबट जो है ये मंक का सीनियर है। एबट जो है चर्च लाइन के अंदर मंक का सीनियर जो है वो एबट कहलाता है। मैनली मैन था और इस काबिल था कि वो क्या कहलाए? एबट कहलाए। इस काबिल था कि उसकी प्रमोशन जो है वो एबट के ओहदे पे हो जाए। चौसर ने ये बताया कि वो एक हंटर था, मैनली मैन था, और इस काबिल था कि वो क्या बन जाए? एबट बन जाए। तो आपको लगता है कि चौसर ने एबट बनने की क्वालिफिकेशन बता दी है हमें? मंक को आप एक नन की तरह से ले सकते हैं, और एबट को इसी तरह से जैसे कि कोई प्रोग्रेस। अगर मंक तरक्की करके कुछ बनेगा तो उसी तरह से कि जैसे एक नन प्रमोट होके तो प्रोग्रेस बनेगी, तो मंक प्रमोट होके क्या बनेगा? एबट बनेगा। लेकिन एबट बनने की क्वालिटीज क्या हैं? दैट ही शुड बी अ हंटर। आपको लगता नहीं है चौसर ने जहां पे मंक की ऐसी की तैसी कर दी है
उस सारे जनरल इंट्रोडक्शन के पस मंजर में जो मैंने आपको इन द बिगनिंग दे दिया, वहां पे वो मंक के साथ साथ उसके सीनियर एबट को भी खूब रगड़ा दे रहा है कि उस जमाने में जो एबट बना करते थे बेसिकली उनके अंदर क्वालिटीज जो पाई जाती थी वो क्या थी, कि देवर हंटर्स। आप हंटर हो तो इस काबिल हैं कि आप एबट के ओहदे पे प्रमोट किए जा सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन है। ए मैनली मैन टू बीन एन एबट, एबल, एबल मीन इस काबिल था कि उसको एबट के रुतबे पे प्रमोट किया जा सके। फुल मैनी डेंटी हॉर्स, मजीद क्वालिफिकेशंस ये हैं कि बहुत सारे नफीस घोड़े जो थे हैड ही वो रखता था इन स्टेबल। मोनास्ट्री का अस्तबल होगा, अस्तबल के अंदर उसके जनाब बहुत सारे नफीस उम्दा घोड़े थे। एंड व्हेन ही रोड, और जब कभी वो सफर पे निकलता, ये रोड सड़क नहीं है, ये रोड राइड की सेकंड फॉर्म है, जैसे राइड, रोड, रिडन। एंड व्हेन ही रोड, और जब कभी वो निकलता सफर के लिए, मैन माइट हिज ब्राइडल हियर, तो मैन माइट हिज ब्राइडल, तो ये इम्कान पाया जाता, माइट मे की सेकंड फॉर्म है ना, इम्कानी तौर पे। ब्राइडल घोड़े की लगाम को कहते हैं, हियर मीन उसकी आवाज सुनना। जब कभी वो मोनास्ट्री से घोड़े की पीठ पे बैठ के निकलता तो चौसर कहता कि पूरा इस चीज का इम्कान मौजूद था कि लोग उसके घोड़े की लगाम की आवाज साफ तौर पे सुनते। जिंगलिंग, छन छन करता हुआ, इन ए विस्लिंग विंड, सीटियां बजाती हुई हवा में, ऑल क्लियर, बिल्कुल साफ शफाफ वाजे तौर पे सुनते। घोड़े की लगाम की आवाज सुनते, यहां पे भी चौसर ने सजेस्टिवनेस से काम लिया है। घोड़े की लगाम जो है उसकी आवाज कैसे सुनाई देती है, इस सूरत में सुनाई देती है कि जब उसके अंदर घुंघरू बंधे हुए हों। अमूमन घोड़ों की लगाम में घुंघरू बांधे गए होते हैं घोड़ों को स्टिमुलेट करने के लिए, घोड़े को भागने के लिए इनकरेज करने के लिए। घोड़ों को इनकरेज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए तो अपनी गरज से वो बंधे हुए हैं, सो बंधे हुए हैं। हमारे यहाँ जैसे उर्दू में कहते हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक गलत काम किया जा रहा है लेकिन इतने जाहरा जरीन खुले आम किया जा रहा है कि लोगों को उसके बारे में अगर पता चल भी रहा है तो उससे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। और ये नहीं है कि लोगों को अपने आप पता चल रहा है, बल्कि लोगों को खुद बताया जा रहा है कि जनाब मैं घोड़े पे सफर कर रहा हूँ। और कैसे बताया जा रहा है, कि घोड़े की लगाम में घुंघरू पिरोए हुए हैं, कि जब वो बजेंगे तो बिल्कुल वाजे तौर पे उनकी छन छन जो है वो सुनने वालों को सुनाई देगी। चौसर का सेंटेंस तो यही कहता है कि व्हेन ही रोड मैन माइट हिज ब्राइडल हियर जिंगलिंग, तो घोड़े की लगाम की छन छन जो है पूरा इम्कान मौजूद है कि वो सुनी जाएगी विस्लिंग विंड में, ऑल क्लियर सुनी जाएगी। मतलब कोई सुनता है, किसी को पता चलता है कि मंक जो है वो मोनास्ट्री को छोड़ के बाहर निकल आया है, तो भले पता चलता रहे उसकी बला से, यानी कि उसको किसी का कोई डर और खौफ नहीं था। तो डर और खौफ कैसे हो, क्यों? डर और खौफ तो होता है अपने सीनियर्स का, और इसका सीनियर कौन है, वो तो कोई एबट है। और जो एबट भी है तो इसका मतलब है एबट बनने की क्वालिफिकेशन भी क्या है, हंटर होना है। तो सारे एक ही लाइन में पिरोए हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं सैया लगे कोतवाल, तो डर काहे का। तो जो सीनियर मौजूद है और वो भी इसी लाइन से, इसी कमाश से और इसी तरह का शख्स है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है ये वाजे तौर पे रिलीजियस नॉर्म्स और वैल्यूज के वायलेटर थे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन घुंघरुओं की आवाज सुने, उसके नोटिस में आए कि ये बाहर सफर कर रहा है तो कर रहा है। एंड ईक एज लाउड एज डथ द चैपल बेल, ईक ऑल्सो को कहते हैं लाउड ऊंचा को, डथ जो है डू और डज का मुरक्कब है, यानी कि जोर देने के लिए यहाँ पर आ रहा है द चैपल बेल, चैपल चर्च बेल। यहाँ पे तो चौसर ने बिला मुबालगा जो है एग्जेजरेशन से काम लिया है। कहता उन घुंघरुओं की आवाज इतनी ऊंची थी, ईक एज लाउड, यानी कि ऑल्सो एज लाउड एज डथ द चैपल बेल, घुंघरुओं की आवाज इतनी ऊंची सुनाई देती जितनी के गिरजे के घड़ियाल की आवाज होती है। चर्चिस के अंदर जो है वो बेल लगी होती हैं, बड़ी बड़ी बेल्स लगी होती हैं, जिन्हें चर्च गैदरिंग्स के लिए बजाया जाता है ताकि आसपास के लोगों को पता चल जाए और वो चर्च में इकट्ठे हो जाएं। घुंघरुओं की आवाज इतनी ऊंची थी जितना के चैपल बेल। एग्जैजरेशन से तो चौसर ने काम लिया, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि चौसर ने एग्जैजरेशन से काम क्यों लिया यहाँ पे।
लगता नहीं है कि चौसर ऐसे कहना चाह रहा है कि घोड़े की लगाम में जो घुंघरू थे उनकी छन छन जो थी वो इतनी ऊंची सुनाई देती जितना कि चर्च बेल। तो मतलब ये है कि घोड़े के लगाम में लगे घुंघरुओं की उतनी अहमियत थी जितनी कि चर्च बेल की। जितना लाउड चर्च बेल थी उतना ही ज्यादा लाउड प्रचार किसका होता, हंटिंग का होता, घुड़सवारी का होता। अपने खुतबात में, इरशादात में वो शायद हंटिंग को भी, घुड़सवारी को भी और अपने इस तरह से ममनुआ अफआल को भी उतना बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करता जितना के दीनी मामलात को बढ़ा चढ़ा के या वजाहत के साथ जितना के पेश करने की जरूरत थी। जैसे कि चर्च बेल लाउड है, चर्च बेल का लाउड होना दीन का प्रचार। इधर दीन का प्रचार जिस कदर शब्दोमद के साथ हो रहा होता उसके यहाँ, तो उसी कदर वो अपने फरमुदात में, इरशादात में जो है वो हंटिंग वगैरह की और मोनास्ट्री से बाहर निकल के जाके घूमने फिरने की, घुड़सवारी की भी उतनी वकालत करता नजर आता। देर एज दिस लॉर्ड वॉज कीपर ऑफ द सेल। अगली बात यह है कि एज दिस लॉर्ड वॉज, चौसर ने यहां पर इसको बाकायदा लॉर्ड कह ही दिया कि ये चूंकि एक लॉर्ड था, दिखने में वजाकता में लॉर्ड था, वॉज कीपर ऑफ द सेल। कीपर मीन निगहबान था, ये चौकीदार था ऑफ द सेल। सेल का मतलब ये है चर्च का स्टोर हाउस। चर्च का जो स्टोर हाउस था ये उसका भी निगरान था। इसको भी कंपैरेटिवली समझने के लिए बिलखसूस ये जो सेल का लफ्ज है स्टोर हाउस, इसको समझने के लिए यूं ही समझ लें कि आज हमारे यहाँ जिस तरह से मस्जिदें हैं, तो मस्जिदों के माली मामलात को बाअक्सन चलाने के लिए इंतज़ाम ये किया जाता है कि मस्जिदें ऐसी जगहों पे वाक़या हों जहाँ पे कि उनकी बाहर वाली साइड पे दुकानों का इंतज़ाम किया जा सके, मस्जिद के साथ दुकानें वगैरह अटैच कर दी जाएं और वो दुकानें जो है वो किराए पे चढ़ी हुई हों, वहाँ से किराया आए और मस्जिद के जो बिजली के बिल हैं, कुछ और वहाँ पे खादमीन की तनख्वाह है, फलां फलां जो भी खर्चे हैं वो उससे निकल सके। पुराने ज़माने में ये होता था कि मस्जिदों के साथ लंबी चौड़ी ज़मीनें जो थी वो मुंसलिक कर दी जाती थी, मस्जिदों के नाम कर दी जाती थी। गांव देहातों के लोग जो हैं वो बिला मुआवजा उन पे आके तो अपनी अपनी बारी पे खेती बाड़ी का काम करते थे। फसलें वहां पर होती हैं और वो फसलें मार्केट में बेच के उससे जो पैसा आता तो वो मस्जिद के अमूर के लिए खर्च किया जाता। तो जब फसल कटती तो फसल को काट के तो फिर स्टोर करने का भी तो कोई बंदोबस्त होना चाहिए था ना। उस फसल को फिर स्टोर करने के लिए एक स्टोर हाउस की जरूरत होती। तो इसी तरह यहाँ पे चर्च के साथ भी एक स्टोर हाउस है और वो इस स्टोर हाउस का इंचार्ज चला आ रहा था। चौसर कहता है द रूल ऑफ सेंट मरे और ऑफ सेंट बेनेट। सेंट मरे और सेंट बेनेट जो हैं ये कदीम जमाने के सेंट्स हैं। सेंट मरे और सेंट बेनेट जो हैं ये कदीम जमाने के सेंट्स हैं और जिक्र करने में ये इसी तरह से इनका जिक्र आएगा जिस तरह से हमारे यहाँ भी किसी बंदे के बारे में उसके तवीलुल उम्र होने के एतबार से बात की जाए ना तो कहता है यार है बाबे आदम के जमाने तो इतने बैठा हुआ है, इसको तो बाबे आदम के जमाने से हम देख रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ बाबे आदम का जिक्र किया जाता है और यहाँ पे वो सेंट मरे और सेंट बेनेट का तज़किरा उसी तरह से कर रहा है कि जैसे कोई शख्स ये जिक्र करे कि जब से मैंने शऊर की आंख खोली है तो मैंने इसको स्टोर हाउस का इंचार्ज पाया है। देयर एज दिस लॉर्ड वाज कीपर ऑफ द सेल द रूल ऑफ सेंट मरे और ऑफ सेंट बेनेट, कि ये कब से जो था उस स्टोर हाउस का इंचार्ज चला आ रहा था, सेंट मरे और सेंट बेनेट के वक़्त से ही चला आ रहा था। यानी कि जो बड़े कदीम जमाने के कोई वली अल्लाह थे, बाय कॉज यानी कि बिकॉज दैट इट वाज ओल्ड एंड सनडल्ड स्टेट। इसलिए भी वो बिकॉज मीन इसलिए इस वजह से क्योंकि दैट इट वाज ओल्ड, क्योंकि ये एक पुरानी रवायत थी। एंड सम डेल स्ट्रेट, सम डेल मीन अ लिटिल बिट, स्ट्रेट का मतलब है जरा कंजूस किस्म का शख्स, सम डेल मीन थोड़ा सा, क्लोज फिस्टेड मैन, क्लोज फिस्टेड का मतलब कंजूस, जिसको मस्जिद की कमेटी में खजानची का ओहदा दिया जाए ना तो ये देख के दिया जाता है कि एक तो वो खाता पीता हो, खुद मालदार हो
और दूसरा ये कि थोड़ा सा पैसे और चीजों के इस्तेमाल में कंजूस भी हो, ताकि देखभाल कर खर्च करे। तो ये एक पुरानी रवायत थी कि कीपर जो बनेगा वो कौन बनेगा, वो मंक बनेगा। मंक के बारे में चूंकि ये तस्वुर किया जाता है कि वो दुनियादार नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ये वाजे तौर पे दुनियादार नजर आ रहा है। दूसरा ये बात थी कि ये थोड़ा सा मालो मता के इस्तेमाल में कंजूस वाकया हुआ था। दिस इल्क मंक लेट ओल्ड थिंग्स पेस। इल्क ये लाइक के मीनिंग में आएगा कि इस किस्म का मंक जो था, लेट इजाजत दिए रखता था ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को। पेस का मतलब है चलते ही चले जाने की। ये मंक वो मंक था जो पुराने जमाने की चीजों को भी लिए चले जा रहा था, उनके साथ भी गुजारा कर रहा था। ओल्ड थिंग स्पेस एंड हेल्ड आफ्टर द न्यू वर्ड द स्पेस। हेल्ड आफ्टर का मतलब है कि पीछे लपकना। हेल्ड आफ्टर का मतलब है कि ख्वाहिश रखना। किसकी ख्वाहिश रखना? न्यू वर्ड, नए जमाने की। द स्पेस का मतलब है शरीयत के अंदर, दीन के अंदर, असूलों के अंदर नई चीजों के अकोमोडेट होने की भी गुंजाइश रखना। पुराने जमाने से मुंसलिक चीजों को भी लिए चला जा रहा था, और साथ में नए जमाने की चीजों के लिए भी कवानीन के अंदर, मजहबी कवानीन के अंदर, शरीयत के अंदर उसने स्पेस निकाली हुई थी। उनके एडजस्ट करने के लिए उसने गुंजाइश निकाल रखी थी। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो इतने असूलों के पक्के होते हैं कि वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, जो रवायतन पहले से चला आ रहा है हम उसी की पैरवी करेंगे, और बिल्कुल भी किसी नई चीज को बीच में आने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी नए दौर के तकाजों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, उनको भी तो लेके चलना चाहिए ना। अब हमारे ही यहाँ ये जरा देख लें थोड़ा सा दीनी तौर पे, पहले मामलात क्या थे, आज मामलात क्या हैं। और तो और हमारे यहाँ पे मुबल्लिगीन कुछ इस किस्म के भी पाए जाते थे, जो ये कहते थे कि जनाब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो ममनू है, और खुदा खुदा करके कुफर टूटा और लाउड स्पीकर से बात बढ़ गई। तो फिर यहाँ पे आगे कि जी टीवी ये नहीं होना चाहिए, घरों में टीवी नहीं होना चाहिए। फिर आज बात जो है वो टीवी से निकल कर यहां तक पहुंच गई कि हमने खुद अपना टीवी चैनल खोल लिया। अब हम 24 घंटे उस टीवी चैनल पे खुद बरजमान हैं, और अब जो है वो दीन के किसी भी असूल को कोई ठेस नहीं पहुंच रही। मैं तंजन ये बातें नहीं कर रहा, मतलब अकल और शऊर के पैमानों के तहत चाहता हूं कि इन बातों को देखा जाए। हम पहले ही ऐसी बातें क्यों करना शुरू कर देते हैं जो अकल के असूलों के मुनाफी नजर आती हैं, और बिल आखिर हमें उन चीजों के लिए स्पेस पैदा करना पड़ जाती है जो दौर जदीद का तकाजा है। यहाँ पे भी यही हाल नजर आ रहा है। इसके हाँ ये तो नहीं है कि इसने पुरानी चीजों की कभी मुखालिफत की, नहीं, पुरानी को तो लेके चल ही रहा था। पेस चलना, मूव करना, पुरानी चीजें, पुराने असूल, पुराने कवानीन, पुरानी रवायात, वो तो इसके यहाँ चल ही रही थी, लेकिन साथ में स्पेस किसके लिए रखी हुई थी? नई चीजों की एडजस्टमेंट के लिए भी उसने स्पेस रखी हुई थी। इससे मुराद ये है कि वो लिबरल किस्म का शख्स था। और लिबरल तो इसके लिए छोटा पड़ जाता है ये लफ्ज, क्योंकि ये हंटर भी था। तो भाई ये तो लिबरल से भी आगे की बात है, तो बहुत ही किस्म का एडवांस शख्स था ये। He gave not of that text a pulled hen that saith that hunters then not holy men. Neither that among when he is reachless is likened till a fish that is waterless. This is to say a monk out of his cluster. But till text healed he not worth an oyster, and I said his opinion was good. What should he study and make himself good? Upon a book in cluster always to pour. He ये लिखा हुआ है लेकिन गेव है, ये ही गेव नॉट ऑफ दैट टेक्स्ट। गेव नॉट का मतलब वो तवज्जो नहीं देता था। टेक्स्ट मीन बाइबल की आयत। टेक्स्ट का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो बाइबल की आयत के लिए ही इस्तेमाल होता है। ही गेव नॉट ऑफ दैट टेक्स्ट ए पुल्ड हैंड। बाइबल की उस आयत को तो वो तवज्जो देता ही नहीं था जो आयत किस उन्वान के तहत नाजिल हुई थी? पुल्ड हैन के उन्वान से। हैन
मुर्गी को कहते हैं। और पुल्ड का मतलब जिसके कोई पर नोच ले, जिसको कोई जदोकोब करे, जिसके साथ कोई दस्त अंदाजी करे, जिसके साथ कोई ज्यादती करे। ऐसी हैन का तज़किरा मिलता है बाइबल की आयात में। और जाहिर बात है कि बाइबल ने तो मना किया होगा ना भाई, किसी भी मुर्गी के पर नहीं नोचने, लेकिन वो इस आयत को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता था। मतलब कुड़ियां चिड़ी मुर्गियां दे पर नोच लेंदा सी। सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग, लेकिन शायद तुम मतलब समझ आ ही गया होगा। मेरे अंदर किधर मतलब पल रहा सी, लेकिन मैं नहीं सी चाहता कि तुम दसा, लेकिन फिर भी निकल ही गया किधर। पुल्ड हैन से मुराद क्या था? वो छड़दा छुड़दा कुछ नहीं सी। जब तवज्जो ही नहीं देता था उस आयत को, तो माफ भी नहीं करता था वो किसी को। दैट सेथ, आयत ये कहती है दैट हंटर्स बैन नॉट हॉली मैन। ये बी है, बैन जो लिखा हुआ है ना, बी बी मैंने होना, एन उड़ा दें अगर इसका ना। दैट सेथ मीन वो आयत कहती है दैट हंटर जो है ना आर नॉट हॉली मैन। जो हंटर होगा वो हॉली नहीं होगा। आयत तो वाज़े तौर पे ये कहती है नी दैट ए मंक। आयत मजीद ये कहती है नी दैट ए मंक, कि वो शख्स मंक है ही नहीं। व्हेन ही इज रेचलेस। रेचलेस मोनास्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है। रेच लेस का मतलब होना, मोनास्ट्री लेस हो जाना, मोनास्ट्री से बाहर निकल जाना, अपनी रहायशगाह को छोड़ के बाहर घूमना फिरना। आयत ये कहती है कि वो शख्स तो मंक ही नहीं है, जो मोनास्ट्री की हदूदो कयूद को पामाल करते हुए बाहर तशरीफ ले जाए, घूमे फिरे, शिकार करे। आयत तो ये कहती है इज लाइकेंड, लेकिन साथ में वो आयत ये भी कहती है इज लाइकेंड, कि ऐसे शख्स की हालत की मानिंद होगी। मतलब बअमरे मजबूरी किसी मंक को मोनास्ट्री से बाहर निकलना पड़ जाता है, और जितनी भी मुद्दत के लिए उसे बाहर निकल जाना पड़े, तो टिल उतनी मुद्दत के लिए ए फिश दैट इज वाटरलेस, उस मंक का हाल ऐसा होता है जैसे माहिए आब। लेकिन ये बात किस मंक के लिए है? उसके लिए है जो वाकयातन असल में हकीकी मंक हो। किसी जनाजे पे जाना पड़ जाता है, और किसी बड़े ही अहम मसले के तौर पे मोनास्ट्री से निकलना पड़ जाता है, तो बाइबल ये कहती है कि जो असल वाला मंक होगा ना, जितनी मुद्दत के लिए अपने मोनास्ट्री से बाहर रहेगा, उसका हाल एक तड़पती हुई मछली की तरह से होगा। मतलब वो वापस अपने पानी में लौट जाना चाहेगी, वो मछली वापस अपने पानी में लौट जाना चाहेगी। किस तरह? कि मंक के लिए उसकी असल अमाजगा क्या है? मोनास्ट्री है। जितनी मुद्दत के लिए मोनास्ट्री को छोड़ के बाहर निकलेगा, उसका हाल इन पानी के मछली जैसा होगा। मतलब वो वापस जाने के लिए तड़पता रहेगा। लेकिन ये अहवाल किसका है? उस एक आइडियल मंक का है। और बाइबल मंक के बारे में ये कहती है कि वो मंक मंक है ही नहीं, वो शख्स मंक ही नहीं है जो मोनास्ट्री को छोड़ के बाहर चला जाए। लेकिन अगला फिक्रा जो है वो कंसेशन भी दे रहा है कि अमरे मजबूरी अगर निकलना पड़ जाए, तो जितनी मुद्दत के लिए वो मोनास्ट्री से बाहर जाए, हाल उसका माहिए बे आब जैसा होगा। दैट इज टू सेन ए मंक आउट ऑफ हिज क्लस्टर। मिसाल जो पीछे दी गई थी फिश की, उसकी वजाहत में चौसर ये कह रहा है कि दिस इज टू सेन, कि ये बात बाइबल कर रही है, तो उसके करने का मतलब ये है कि एक मंक, कि मछली मुराद नहीं है वहां पे, मुराद एक मंक है आउट ऑफ हिज क्लस्टर। वो मंक जो अपनी क्लस्टर को छोड़ के बाहर निकल जाए। क्लस्टर मीन मोनास्ट्री। और मजीद चौसर कहता है बट थिल्क टेक्स्ट हील्ड ही नॉट वर्थ एन ओयस्टर। थिल का मतलब दिस, बट दिस टेक्स्ट, मगर ये जो बाइबल की आयत थी ना, हील्ड ही नॉट। चौसर कहता है हील्ड तवज्जो देना, वर्थ मीन शायान शान, कदर कीमत के बराबर। ओयस्टर कहते हैं शेल फिश को, वो जो सिप्पियां नहीं निकलती पानी में से, जिसे हमारे यहाँ दमड़ी कहते हैं, कौडी पंजाबी च कहते हैं।
और कौडी से मिलता जुलता मुहावरा पंजाबी में भी है कि उन्हें तो मेरी गल दा कौडी मुल नहीं पाया, यानी कि कौडी या वो सिप्पी कदरों कीमत में कोई आखिरी चीज समझी जाती है। और चौसर ये कह रहा है कि बाइबल की इस आयत का तो वो मोल कौड़ी भी नहीं समझता था। बट दिस टेक्स्ट हील्ड ही नॉट, हील्ड तवज्जो देना, वर्थ मीन इतनी कीमत के बराबर भी नहीं समझता था, उस आयत की कदरों कीमत ओएस्टर के बराबर भी नहीं समझता था। एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड। चौसर जो है ना खुद बहुत ही कम डायरेक्टली ऐसी बातों में इन्वॉल्व होता नजर आएगा, और ये सेंटेंस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट का, भरपूर इन्वॉल्वमेंट का एक सबूत है। जैसे कि चौसर अब देखें अपने से बात करें, एंड आई सेड कहता और मेरा भी ये ख्याल है, मैं भी ये कहता हूँ, हिज ओपिनियन वाज गुड, कि मंक की जो राय थी ना वो बिल्कुल सही थी, गुड थी। बट शुड ही स्टडी। अब ये खुद बात कहने के बाद चौसर अपनी ही बात के हक में जैसे दलील लेकर आ रहा है। पहले तो उसने कह दिया कि मंक मंक बेचारा अपनी जगह पर ठीक था, शायद ये फिक्रा भी उसका तंज में है कि भी वो तो बिल्कुल ठीक है, वो अगर चर्च पे लगा हुआ है तो बेचारा चर्च पे ना लगे तो और क्या करे, ठीक है वो तो वैसे किसी के बारे में ये कहा जाए कि वो चर्च पीता है तो ठीक पीता है। कोई सही दिमाग शख्स इंसान जब किसी के चर्च पीने के बारे में यूं कहेगा, आपका क्या ख्याल है, वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड में ये फिक्रा कहेगा या तंज में कहेगा? तंज में ही कहेगा। चौसर पहली बात है कि यूं डायरेक्ट हुआ नहीं करता, आपको चौसर के इस तरह के डायरेक्ट सेंटेंसेस बड़े कम नजर आएंगे। और अगर चौसर ने इस तरह से एक डायरेक्ट और प्लेन सेंटेंस कह भी दिया, स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया, तो ये बिल्कुल एक आम स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस नहीं है, बल्कि फुल ऑफ आयरनी है। अगर लग रहा है कि ये फिक्रा वो मंक के ख्यालात और उसके नजरियात के हक में बोल रहा है, तो उसके हक में नहीं है, आयरॉनिकल होने की वजह से ये मंक के नजरियात के ऑपोजिट बात कर रहा है। लेकिन ऑपोजिट करते हुए भी आगे देखे ना वो क्या कहता है, कहता व्हाट शुड ही स्टडी, मंक पढ़े तो भला क्या पढ़े, क्योंकि मंक के बारे में तो यही तस्वुर किया जाता है ना कि उसे तो मजहबी किताबें स्टडी करनी चाहिए, और चौसर कहता है व्हाट शुड ही स्टडी, वो पढ़े तो क्या पढ़े। इतने ही जुमले को अगर मजीद वजाहत में हम ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है, यूं लगता है कि चौसर कहना चाहता है कि जो मजहबी किताबें उस जमाने में थी और सबसे बढ़ के बाइबल, क्या वो पढ़ने के काबिल नहीं थी? चौसर को भी ये लगता है कि वो मजहबी किताबें जो थी वो पढ़ने के काबिल नहीं थी, या फिर ये मंक का फैलाया हुआ फिक्र था कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं जी। फिर मजीद जरा देख लें, एंड मेक हिमसेल्फ वुड, वुड पागल के लिए इस्तेमाल होता है, पढ़े तो वो क्या पढ़े, और अगर जो है भी पढ़ने के लिए वो पढ़ के अपने आप को पागल कर ले। ये तो सरीहन जो है मजहबी अलूम, मजहबी कुतब के बारे में क्रिटिसिज्म नजर आ रहा है। और ऐसे लगता है कि चौसर तो शायद मजहबी किताबों को बुरा भला नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मंक के जो नजरियात थे ना ये उनकी अक्कासी कर रहा है कि मंक अमूमन पढ़ने लिखने से जब जान छुड़ाना चाह रहे होते तो इसी किस्म की बात करते, इसी किस्म के फिक्र का इजहार करते हैं, हम पढ़ें तो क्या पढ़ें। और वो जो है पढ़ने के लिए वो पढ़े तो क्या अपने आप को वो सब कुछ पढ़ने के बाद पागल बना ले। यूं लग रहा है जैसे कि वो कहना चाह रहा है कि मजहबी अलूम का मुताला जो था वो कौम को पागल बना रहा था। बहरहाल मजीद इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जाएगा, सवाई ये कि मेरे ख्याल में हद से ज्यादा मजहबी अलूम के ऊपर कंसंट्रेशन के बारे में शायद वो ये कहना चाह रहा है कि ये बंदे को जुनूनी बना देते हैं, ये फनेटिक बना देते हैं। बहरहाल मैं इस पेज से ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जैसे चौसर ने हमारे सामने से रखा है वैसे ही बस इसे लेके आगे चलेंगे। चौसर कहते हैं आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड व्हाट शुड ही स्टडी एंड मेक हिमसेल्फ गुड अपॉन ए बुक इन क्लस्टर ऑलवेज टू पोर, कि वो क्या पढ़े अपॉन ए बुक, एक किताब के ऊपर झुका रहे, क्लस्टर के अंदर अपनी मोनास्ट्री के अंदर, ऑलवेज हमेशा, टू पोर का मतलब है और अरकरेजी करता रहे, मुताला करता रहे। पहले तो ये कि वो पढ़े तो क्या पढ़े, और जो पढ़े तो क्या अपने आप को पढ़ पढ़ के पागल कर ले।
और वो भी अपना सर झुकाए हुए एक किताब के ऊपर, मोनास्ट्री में हमेशा अरकरेजी करता रहे, और स्विंकन विद हिज हैंड्स, स्विंकन होता है आलूदा कर लेना, डर्टी बना लेना, विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों को वह आलूदा कर ले, एंड लेबर, और मुशक्कत करे, एज ऑस्टन बिट। ऑस्टन भी जो है इस आयत के अंदर एक सेंट गुजरे हैं। बिट मीन हुक्म देना, ऑर्डर देना, बिड असल में ये बिड मीन हुक्म देना। वो मोनास्ट्री के अंदर किताबों के ऊपर झुका, किताबों का मुताला करता रहे, और स्विंकन और आलूदा करता रहे अपने हाथों को इस लेबर से। दो ही बातें हैं यहाँ पर। ये जो हाथों को आलूदा करना है ना, स्विंकन विद हिज हैंड्स, किताब को हाथ लगाने पे हाथ आलूदा तब होते हैं जब उन किताबों को काफी देर से किसी और ने छुआ ना हो, और उनके ऊपर गर्द जो है इस सूरत में पड़ी ही रह जाए कि कभी किसी ने उनको पढ़ना तो दूर की बात है, कभी साफ भी ना किया हो, मुड़ के उनकी तरफ देखा भी कभी ना हो। और चूंकि यहाँ पे स्विंकन विद हिज हैंड्स लिखा हुआ है, तो इस माना को ज्यादा फकीयत दी जाएगी। दूसरा ये है कि अपने आप को आलूदा करे, मतलब उन किताबों में मटेरियल ही इस किस्म का था, बातें ही इस किस्म की थी जो बंदे को आलूदा कर रही थी, उसकी सोच को, दिल और दिमाग को आलूदा कर रही थी। लेकिन ये दिल दिमाग सोच के लफ्ज हमने अपने पास से मेटाफोरिकली इसमें डाल लिए, जबकि असल लफ्ज तो उसने हैंड्स लिखा हुआ है। और मैंने इसलिए ये कहा कि पहली एक्सप्लेनेशन तो हम यही कहेंगे कि किताबों को कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं था, और अब ऐसी किताबें जिन्हें कभी किसी ने साल हाँ साल छुआ ही नहीं है, तो उनको छू कर उन पर पड़ी हुई मट्टी के सबब अपने आप को क्यों परा गंदा और आलूदा करने की क्या जरूरत पड़ी थी, इस लेबर में से गुजर के अपने आप को गंदा करने की क्या जरूरत थी, इस मानव को हम फकीयत देंगे। बजाय इसके कि उन किताबों के अंदर उस मटेरियल के बारे में कहा जाए वो ऐसा मटेरियल था कि जिसको पढ़ के बंदा आलूदा हो रहा था, उसकी सोच आलूदा हो रही थी, इसको हम सेकंड मीनिंग देंगे। और ये किताबों को पढ़ने का हुक्म जो है ये दे किसने रखा था? सेंट ऑस्टन ने। और इस पे सवालिया निशान भी छोड़ा हुआ है कि सेंट ऑस्टन तो कहते हैं कि किताबें पढ़ें, जैसा कि ये हुक्म किसकी तरफ से है? सेंट ऑस्टन की तरफ से है। इस बात से भी ना मैं एक और चीज अखज कर लेता हूं, और अखज किए बगैर मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो दफा ये बात की है कि मंकहुड या ननहुड का तस्वुर जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जुड़ा हुआ नहीं है। उसी तरह जैसे कन्फेशन का जो दस्तूर है ये भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात से जुड़ा हुआ नजर नहीं आता। ये दोनों चीजें जो है ना बाद में बड़े बड़े ईसाई मुबल्लिगीन पादरी और उनके यहाँ वलियों की तरफ से पैदा करदा चीजें नजर आ रही हैं कि जी मरने से पहले कन्फेशन कर लें। रब का रसूल का इरशाद नहीं है, मैन मेड है ये। किसी बड़े पादरी साहब ने बड़ा अरसा पहले ये असूल वाजे किया होगा। शादियां ना करें, नन बन जाए, मंक बन जाए, अल्लाह अल्लाह के रसूल का फरमान बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक तवील बहस छिड़ जाएगी कि कैसे नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बड़ी दफा ये बातें की हैं। इसी तरह से यहाँ पे मंक बन जाना और सिर्फ अपने आप को मुताला हासिल करने तक रिस्ट्रिक्ट कर देना, लगता है कि ईसाइयत में अगर इस चीज का कोई मूजद है ना तो वो सेंट ऑस्टन है। यहाँ पर ये नाम लेके बताया जा रहा है कि ये हुक्म किन की तरफ से था? सेंट ऑस्टन की तरफ से था कि मंक जो हैं वो बैठ के दीनी इल्म हासिल किया करें। हाउ शुड द वर्ड बी सर्व्ड। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे चौसर यहाँ पे मंक का वकील बन गया है, और वो कहता है हाउ शुड द वर्ड बी सर्व्ड, कि अगर सेंट ऑस्टन के फरमान के मुताबिक मंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुताला की हद तक रिस्ट्रिक्टेड कर दे, तो फिर दुनिया की खिदमत कौन करेगा? महल्लेदार नहीं आनू सब्जी कौन ले आके देगा? उन्होंने बिल बिजली के बिल कौन जमा कराएगा? उन्होंने बच्चों ਨੂੰ स्कूल छड़ के तो उतों लैके कौन आएगा? हमारे भी यहाँ पे गली मोहल्लों में इस तरह के मजहबी किस्म के लोग नजर आते हैं। मैं मजहबी कहूंगा, अब कुछ और मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता। सवेर की नमाज पढ़ के सारा दिन जोहर तक वेले ने, फिर उन्होंने महल्लेदारनियां दे बिल ही जमा कराने ने, उन्होंने आलू लिया के देने ने, यानी कि उन्होंने घर का पानी भरना है, बच्चे छड़ आओ तो बच्चे ले आओ।
यह जो कई तुहानू बंदे नजर आएंगे वेले और तसव्वुर है कीता जाता है कि जनाब मस्जिद दे नाल नकाए हुए ने, इन्हां दा विआह ते मसीत नाल होया होया है, पर पता नहीं कित्थे कित्थे उन्होंने अपने पंजे फैलाए होंगे। लेट ऑस्टन हैव हिज स्विंग टू हिम रिजर्व। तो जनाब नतीजा ये अखज किया कि लेट ऑस्टन हैव हिज स्विंग। स्विंग मीन वह आलूदा करना, डर्टी करना। ये जो जनाब ऑस्टन साहब ने हुक्म दिया ना, तो ऑस्टन साहब को चाहिए, ऑस्टन हैव हिज स्विंग, ये हाथों को आलूदा करने वाली जो ऑस्टन साहब की बात है टू हिम रिजर्व्ड, उसको अपने तक ही रखनी चाहिए। भी समझ आ रहा है? फलां बुजुर्ग ने कहा है ना कि फलां रात को उठ के तो इतने नफल तहज्जुद के पढ़ने चाहिए, तो भाई जी बाबा जी आप पढ़न, साड़ी बाह वेलने चाहिए असी पढ़िए? असी क्यों पढ़िए? बस ये वो बात है कि लेट ऑस्टन हैव हिज स्विंग टू हिम रिजर्व। ये ऑस्टन साहब का जो इरशाद है ना, ये अपने तक ही रखें। देयरफॉर ही वाज ए प्रिकासोर राइट, ऐसे के चौसर ने मजमून को कंक्लूड कर दिया। देयरफॉर कहता है इसलिए ही वाज ए प्रिकासोर, प्रिकासोर हंटर, राइट मीन ठीक ठीक और मुकम्मल। तो जनाब तय हो गया, कंक्लूड हो गया कि वो तो पूरा पूरा शिकारी था, वो तो प्रिकासोर था। ग्रे हाउंड्स ही हैड। मजीद अब चौसर ने उसकी वजाहत शुरू कर दी। आपको लगा कि चौसर ने जहां पे बीच में ये खुद से एक जुमला कहा, एंड आई सेड हिज ओपिनियन वाज गुड, ऐसे लगा जैसे चौसर खुद उसकी वकालत के लिए मैदान में उतर आया है। लेकिन ये जो मैदान में उतरा भी बैठा नजर आया ना हमें, ये वाकया तो उसकी हमायत में उतरा नजर ना आया, बल्कि ये भी उसको गंदा करने के लिए ही मैदान में उतरा नजर आया। और वो भी गंदा उसने किस माना में किया? आयरॉनिकल वे में, कि जी मैं तो कहना बिल्कुल सही कहता कि चर्च दे सवेरे सवेरे उठ के दो सूटे लाने चाहिए ने। बंदा सवेरे उठ के दो चर्च के सूटे भी ना लावे तो जिंदगी च काम किवें करेगा? सारा दिन बैठ के अपने आप को पागल करता रहे ए वाली किताबां पढ़ के। और जी है तो छो जी, जिन्होंने हुक्म दिता ना किताबां पढ़न का, सर साखिर को वो आप ही एम अंग्रेजी करे, साढ़े को नहीं जाऊंगा, अपने तक ही महदूद। असा तो चर्च के सूटे लाने ने जी। और वो था भी क्या? वो बिल्कुल हंटर था। ग्रे हाउंड ही है। ग्रे हाउंड कहते ही शिकारी कुत्तों को है। उसके पास शिकारी कुत्ते थे। एज स्विफ्ट एज फाउल्स इन फ्लाइट। एज स्विफ्ट, स्विफ्ट मीन तेज, परवाज में तेज। एज फाउल जैसे परिंदे होते हैं, फ्लाइट अपनी परवाज में। क्या बात है जी। तो जनाब बस शिकार ही है, तो शिकार करने के लिए फिर साजो सामान भी तो ऐसा चाहिए ना। और साजो सामान में सबसे पहली जरूरत तो शिकारी कुत्ते हैं, ग्रे हाउंड्स। पहले तो सिर्फ घोड़ों का तस्करा था, अब साथ में घोड़ों के शिकारी कुत्ते भी इन हो गए। और चौसर ने बता दिया कि वो ठुस किस्म के कुत्ते नहीं थे, बड़े चुस्त किस्म के कुत्ते थे। और ऐसे जैसे कि परिंदे अपनी परवाज में। ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर। प्रिक का मतलब होता है दांतों में दबोच लेना, जैसे ऊपर प्रिकस हो रहा है ना, ये उसी की फॉर्म है प्रिकिंग। शिकार को दांतों में, मुंह में दबोचने के लिए थे। एंड ऑफ हंटिंग शिकार के लिए थे। फॉर द हेयर, किसका शिकार करता था? खरगोश का। ऑफ द, फॉर द हेयर वॉज ऑल हिज लस्ट। लस्ट शहवत परस्ती, हद से बड़ी हुई नफसानी ख्वाहिशात, लस्ट, ये उसकी लस्ट थी। ये शिकार करना उसकी लस्ट थी। फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर। कॉस्ट कीमत, स्पेयर करना मतलब छोड़ देना। कोई भी कीमत चुकानी पड़ती तो वो चुकाता, स्पेयर नहीं करता था, चुकाना नहीं भूलता था। जरा सख्त किस्म की इंग्लिश उर्दू में कहते हैं कोई दकीका फरो गुजाश्त ना करता था। दकीका से मुराद है यानी कि मुश्किल से मुश्किल काम भी जो होता था, फरो गुजाश्त करना, नजरअंदाज नहीं करता था। Was all his lust for no cost would he spare। कोई कीमत ऐसी नहीं थी जो चुकानी पड़ती तो वो चुकाता नहीं था। I saw his sleeves perfect at the hand। I saw, चौसर कहता मैंने देखा, his sleeves, उसकी आस्तीनों को देखा। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल भरा हुआ देखा। एट द हैंड्स, कलाइयों तक उसकी आस्तीनों को कहता मैंने भरा हुआ देखा। विद ग्राइस, एंड दैट द फाइनेस्ट ऑफ ए लैंड। ग्राइस मीन गुलहरियों की दुमें, खरगोशों की दुमें ग्राइस कहलाती हैं। शिकारियों को ये होता है ना कि जब हम शिकार कर लें, घर वापस जाएं और जाके किसी को बताएं कि हमने जनाब
फला जानवर मारा था, तो भले लोग यकीन करें ना करें, तो उनको अपने शिकार के बारे में यकीन दिलाने के लिए बाकी शिकार तो जंगल में छोड़ आते थे, लेकिन उसकी दुम काट के साथ ले आते थे। और इसने क्या किया हुआ था, अपनी पूरी पूरी आस्तीनों के ऊपर गुलहरियों और खरगोशों की दुमें जो थी वो सिलवा रखी थी। इस आस्तीन के ऊपर भी वो झालरें जो खरगोशों और गुलहरियों की दुमों की थी, इस आस्तीन पे भी वो। हलाकू खान की फौज के जो जवान थे, उनके अगर लिबास देखे हो तो उनके ऊपर जो झालर नजर आती थी वो इसी किस्म की थी। कम से कम इसकी दोनों आस्तीनों के ऊपर जो है वो क्या, गुलहरियों की दुमों के निशान नजर आ रहे थे।